एक समय पहले रत्नपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में सुरेश और गीता नामक पति पत्नी रहते थे। सुरेश उसकी खुद की गाड़ी चलाते हुए खुशी से जीता था। एक दिन जब सुरेश और गीता मिलके उनकी कार में कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में अचानक उनका कार रुक जाता है। पेट्रोल तो है, न जाने कार क्यों रुक गया। तुरंत मुझे वहां जाके मेरा मनपसंद पेट्रोल चुराना होगा। तब वो भूत उस कार के पास जाकर पेट्रोल लेके वहां से हंसते हुए चली जाती है। देखते हैं कि कार शुरू भी हो रहा है कि वो भी नहीं। और ऐसे जब वो कार शुरू करने की कोशिश कर रहा था तो कार अपने आप शुरू हो जाता है। गीता, लगता है कार में पेट्रोल खत्म हो गया। कुछ ही दूर में पेट्रोल बंक है, वहां पेट्रोल भरवा के हम घर चले जाएंगे। हाँ ठीक है जी। वहां से वो दोनों पेट्रोल बंक जाकर पेट्रोल भरवा के उनके घर चले जाते हैं। ऐसे वो भूत उस गांव में जाते हुए कारों को रोक के उनमें से पेट्रोल को चुरा के वहां से चली जाती थी। एक दिन जब उसी गांव का राजेश उसके कार में जा रहा था तो उसका गाड़ी अचानक बीच रास्ते में रुक जाता है। अरे, कार में तो पेट्रोल है ना, ऐसे क्यों गाड़ी रुक गई? वो कार को शुरू करने की कोशिश करता है जब वो भूत उसका पेट्रोल चुरा के चली जाती है। थोड़ी देर बाद कार अपने आप शुरू हो जाता है, लेकिन कार में पेट्रोल को कम देख वो चौंक जाता है। अरे, कार में पेट्रोल अपने आप कैसे खत्म हो गया? इस पेट्रोल के साथ तो मैं वापस घर भी नहीं जा पाऊंगा। तब वो इधर उधर देखने लगता है। कुछ दूर में एक पेट्रोल पंप दिखने पर वो कार में वहां जाता है। कार में पेट्रोल भरवा के जब वापस जा रहा था तो रास्ते में रोड के बगल में 3 लोग बात करते हुए उसे नजर आते हैं। लगता है उनमें से एक तो मेरा दोस्त सुरेश है। तब गाड़ी उसके पास रुकता है। वहां सुरेश अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए राजेश को उसकी ओर आते देख कहता है, अरे राजेश, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ यार, कहाँ से आ रहे हो? और तब राजेश उसके दोस्त को जो कुछ भी हुआ बताता है। यार, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं एक दिन जब कार में जा रहा था तो बीच रास्ते में मेरा कार रुक गया और थोड़ी देर बाद वो अपने आप शुरू हुआ, पर पेट्रोल तो तब तक खत्म हो चुका था। सोचने की बात तो ये है कि ऐसे बीच रास्ते में गाड़ियां क्यों रुक रही है। ऐसे सिर्फ तुम दोनों के साथ ही नहीं बल्कि बहुत लोगों के साथ हो रहा है। सबके कार ऐसे बीच रास्ते में रुक जा रहा है और टंकी में पेट्रोल कम हो जा रहा है। मेरे दोस्त भी ये बात कर रहे थे, मैंने तब ये सब सुना। हाँ यार, मैंने भी ये सुना है। किसी को नहीं पता कि ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये कह के वहां से उसके घर वापस चले जाता है और पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहता है। बीच रास्ते में ऐसी कार अचानक क्यों रुक रहा है, कैसे जान पाएंगे? इस सोच में पड़ जाता है और सो नहीं पाता है। कार का रुक जाना ही नहीं, कुछ देर बाद जब गाड़ी अपने आप शुरू हो रहा है तो पेट्रोल भी कम हो जा रहा है। शायद कोई पेट्रोल चुराने के लिए कार को ऐसे रोक रहा होगा। इसके बारे में कल मेरे दोस्त से बात करना होगा। ये फैसला करके वो सो जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्त के पास जाता है। सुरेश, मैंने पूरी रात उसके बारे में सोचा है। जब मेरा कार वहां रुक गया तब पेट्रोल भरा हुआ था, पर जब कार अपने आप वापस शुरू हुआ तब पेट्रोल कम था। मेरा शक ये है कि कोई पेट्रोल चुराने के लिए ही ये सब कर रहा है। इसीलिए हमें जानना होगा कि कार सारे ऐसे क्यों रुक रहे हैं। हाँ ठीक है राजेश, लेकिन ये कैसे जान पाएंगे कि बीच रास्ते में कार क्यों रुक रहे हैं? हाँ, उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। तुम अपने कार में टंकी भर पेट्रोल भरवा के गाड़ी चलाओ, मैं भी तुम्हारे ही पीछे आऊंगा। ऐसे हम जान पाएंगे कि कौन हमारा पेट्रोल चुरा रहा है। हाँ, ये सही है। सुरेश उसके दोस्त के कहे के अनुसार ही पेट्रोल भरवा के गाड़ी चलाता है। तब अचानक गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाता है। राजेश सुरेश के पीछा करने के कारण वो देखता है कि सुरेश की गाड़ी रुक गई है। तब वो भी उसका गाड़ी
कुछ दूर में रोक के देखता है। इतने में एक भूत उस कार के पास जाकर वहां से पेट्रोल चुरा के चले जाती है। ये देख राजेश दंग रह जाता है। जब वो भूत वहां से चले जाती है तब राजेश उसके दोस्त के पास जाकर कहता है, सुरेश जल्दी से हमें यहाँ से चले जाना होगा, जल्दी। अरे क्या हुआ तुम्हें राजेश, ऐसे डरे हुए क्यों हो? मुझे अब कुछ मत पूछो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं, चलो। तुरंत दोनों उनके अपने कार में वहां से चले जाते हैं। राजेश अब तो कहो, क्यों इतने डर गए तुम? तब राजेश उसने जो कुछ भी देखा उसके दोस्त सुरेश को बताता है। क्या? एक भूत हमारी गाड़ियों को बीच रास्ते में रोक रही है और वो भी पेट्रोल चुराने के लिए? हाँ, ये सच है। अब हमें उस पेट्रोल चुराने वाली भूत को भगाने के लिए एक तरकीब सोचना होगा। राजेश, हम उस डरावने भूत को कैसे भगा पाएंगे? मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है। अगर अब डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कम से कम मैं अकेले उस भूत का कुछ करूंगा। राजेश, अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए जो भी करेंगे साथ में करेंगे। तब दोनों उस भूत से छुटकारा पाने की तरकीब सोचने लगते हैं। हाँ, हमारे गांव में भूतों को भगाने वाले एक तांत्रिक है ना, उनके पास जाकर अगर हम ये सब समझाएंगे तो वो शायद कोई हल निकाल पाएंगे इसका। तब हमारी जान को भी खतरा नहीं होगा। ऐसे वो दोनों फैसला करके उस तांत्रिक के पास जाते हैं और राजेश उन्हें सब कुछ बताता है। तब वो तांत्रिक उनकी शक्ति से कुछ मंत्र पढ़ते हैं और वो भूत उनके सामने प्रकट होता है। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ऐसे गुस्से में बात करती है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? मैंने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। मैंने सिर्फ मेरा मनपसंद पेट्रोल चुराया और तुमने मुझे फिर भी यहाँ बुलाया। ऐसे कह रही थी जब उस तांत्रिक ने उसे एक कुत्ते के रूप में बदल दिया। वो देख दोनों दोस्त उस तांत्रिक का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी उनके अपने घर लौटते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में अभिराम और वेनेला नामक पति पत्नी रहते थे। अभिराम बंसी में चिकन बना के बेचता था। उसी गांव में एक भूत भी रहती थी। उस गांव में सिर्फ एक ही आदमी बंसी में चिकन बनाने के कारण सभी उसी के पास आके खरीदते थे। हमेशा उसका दुकान भीड़ित रहता था। एक दिन जब वो भूत गांव में घूम रही थी, उसे एक अच्छा सुगंध आकर्षित करता है। आहा, मांस का सुगंध है ये, परंतु कहाँ से आ रही है ये सुगंध? ऐसे चारों ओर देखती है। पास में किसी को प्लेट में चिकन रख के खाना देखती है। लगता है कि मांस का सुगंध वहीं से आ रही है। ऐसे सोचकर पास जाके देखती है। वहां एक औरत मसाला डालकर तैयार किए हुए चिकन को एक बांच में डालती है और ये वो भूत देखती है। क्या कर रही है ये औरत? मांस को पकाने के बजाय बांच में क्यों डाल रही है? ऐसे सोचते ही रहती है जब अभिराम बांच में डाले हुए चिकन को पकाने लगता है। कुछ देर बाद जब वो बांच काला बन जाता है तो उसमें डाले हुए मांस को बाहर निकाल के एक प्लेट में डालकर वहां मौजूद लोगों को परोसता है। ये सब देख वो भूत, हाँ, मांस का सुगंध तो अच्छा है, मुझे तुरंत उसे खाने का मन कर रहा है। ऐसे बोलकर जब वो आदमी प्लेट में चिकन डाल रहा था तब उसके पास जाके वो मांस खाती है। मांस को पकाने से बांस में पकाना तो और बेहतर है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे सोचते हुए उस प्लेट में मौजूद सारा चिकन खा लेती है। वेनेला, मैंने अभी अभी 3 प्लेट मांस को यहाँ रखा है, कहाँ गया? मुझे नहीं पता है जी, आप शायद ग्राहक को देके भूल गए होंगे, वरना चिकन कहाँ जाएगा? ठीक है, शायद किसी को दिया होगा मैंने। ऐसे कह के बांस में चिकन को जलाता है। मैं इसी गांव में रहकर जब चाहे तब मांस खा सकती हूँ। आज तो मेरा पेट भर गया है, अब आराम से सो जाऊंगी। ऐसे सोच के वो भूत उसके निवास के स्थान जाके सो जाती है। अगले दिन वापस उस भूत को दोपहर के समय में भूख लगने पर
बांस का मांस खाने आ जाती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, तुरंत उस बांस में मांस की दुकान को जाना ही होगा। और ऐसे उस दुकान को जाती है। उसी समय को अभिराम बांस में मांस बना के वहां रख के कहीं जाना वो भूत देखती है। इस आदमी के आने से पहले मुझे इस मांस को खा जाना होगा। ऐसे वहां उस आदमी के द्वारा रखे हुए मांस को खा जाती है। मुझे और भूख लग रहा है, न जाने ये लोग कब बनाएंगे। ऐसे मांस को बनाने का इंतजार करती है और बगल में से देखती है। वेनिला, बहुत भूख लग रही है, चावल के साथ वहां मैंने जो मांस को तैयार करके रखा है वो भी जरा लेके आना। वो मांस है ही कहाँ? मैंने पूरा खत्म कर दिया। वेनिला उसके पति के ऐसे कहने पर मांस लेने वहां जाती है। वहां मांस के बजाय खाली प्लेट देख आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने पति के पास जाके कहती है, यहाँ मांस कहाँ है जी? सिर्फ खाली प्लेट ही तो है। खाली प्लेट? अभी तो मैंने मांस को तैयार करके वहां रखा था। मुझे क्या पता होगा जी? तो फिर मैंने जो मांस को पकाया वो कहाँ गया? अरे पता नहीं। अच्छा रुकिए, मैं फिर बना के लाती हूँ। ऐसे वो वापस मांस को पका के एक प्लेट में रख के हाथ धोने जाती है। ये सब देख के वो भूत उस औरत के आने से पहले प्लेट में मौजूद मांस खा लेती है। अब मेरा पेट भर गया, अब कल ही वापस आऊंगी। ऐसे सोच के वहां से चली जाती है। इतने में हाथ धो के आने के बाद वेनिला देखती है कि प्लेट में रखा मांस गायब हो गया है। मेरे हाथ धो के आने के समय में ही प्लेट खाली कैसे हो गया? ऐसे सोचते रहती है। ठीक है, फिर से बना के ले जाती हूँ। ऐसे फिर से मांस को पका के उसके पति के पास ले जाती है। एक प्लेट मांस बनाने के लिए इतना देर लगा तुम्हें? तब वेनिला उसे जो कुछ हुआ बताती है। यहाँ कुछ तो हो रहा है वेनिला, जो तुम्हारे साथ हुआ वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। तब से हर रोज उसके खाने के ही समय में नहीं, बल्कि उनके दुकान चलाने के समय में भी खाना गायब होने लगा था। हर रोज हमारे दुकान चलाने के समय में भी कोई तैयार रखे मांस को गायब कर रहा है। इसके पीछे कौन है ये मुझे जानना ही होगा। ऐसे ही अगर चला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे फैसला करके उस दिन बांस पे मांस बना के उसे बेच के दोपहर के समय में खाने के लिए सब तैयार रख के कहीं जाता है। वो भूत हमेशा की तरह आके उस आदमी को जाते देख, आज भी सही समय पे आई हूँ, उसके आने से पहले ही सब कुछ खाली कर देना होगा। हा 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 हा। ऐसे सोच के उस मांस को खा जाती है। अरे वाह, ये मांस बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे सोच के खाना खत्म करके वहां से चली जाती है। ये सब खिड़की के पीछे छुपे अभिराम देखता है। हाय भगवान, तो हर रोज मांस के गायब हो जाने का कारण ये भूत है। ऐसे उसने जो कुछ भी देखा जाके अपनी पत्नी से कहता है, बाप रे, हमारी दुकान में एक भूत है। वेनिला, जोर से मत बात करो। अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो यहाँ आने से डर जाएंगे। उस भूत को यहाँ आने से रोकने का हल सोचो। ऐसे कह के अगले दिन उस भूत के आने के समय तक बड़े बड़े मांस के टुकड़े काट के उनमें अलग अलग तरह के तीखा मसाला डाल के उन्हें सही तरह नहीं पकाता है। ऐसे तैयार किए हुए मांस को वो प्लेट में रख के खिड़की से देखते रहता है। इस बात से अनजान वो भूत बहुत भूख लगने के कारण प्लेट में रखे मांस को खा जाती है। ज्यादा मसाला लगा के बड़े बड़े टुकड़ों से तैयार किए हुए मांस खाने पर उसे पाचन नहीं होता है और तीखा के वजह से उसका मुंह जल जाता है और पेट में बहुत दर्द आता है। डर के मारे वो भूत वहां से चली जाती है और लौट के कभी नहीं आती है। उस भूत का लौट के ना आने पर पति पत्नी दोनों मिलके बहुत स्वादिष्ट बांस में मांस बनाते हुए उसे बेचते हुए बहुत खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में प्रणीत, कमल, शरद और लोकेश नामक दोस्त रहते थे। वो चारों दोस्त
लकड़ी काट के उसे बेच के आए हुए पैसों से उनका जीवन चलाते थे। एक दिन वो चारों दोस्त मिलके हमेशा की तरह लकड़ी काटने निकलते हैं। जंगल में जब वो काम कर रहे थे, लोकेश के थक जाने के कारण उसे ऐसे लगता है कि उसे चक्कर आ रहा है। प्रणीत, बहुत देर से लकड़ी काटने की वजह से मुझे चक्कर आ रहा है। मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर लेता हूँ। ठीक है लोकेश, ऐसे कह के वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बहुत कमजोर लगने के कारण वो खाने के लिए इधर उधर देखता है और उसे दूर में चमकते हुए कुछ नजर आता है। दूर में कुछ चमकते हुए नजर आ रहा है। क्या होगा वो? प्रणीत, कमल, शरद, इधर आओ सब। उसके ऐसे जोर से बुलाने पर तुरंत वो तीनों दोस्त उसके पास जाते हैं। क्या हुआ? सबको क्यों बुलाया तुमने? उधर देखो, कुछ चमकते हुए नजर आ रहा है ना? हाँ, क्या हो सकता है वो? चलो चलो जाकर देखते हैं। ये फैसला करके चारों दोस्त मिलके उस चमकते हुए चीज के पास जाने लगते हैं। पेड़ों के बीच में वो एक चमकता हुआ अंडे जैसा दिख रहा था और वो बहुत ही आकर्षणीय था। उसे देख सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इतने बड़े अंडे को मैंने अब तक नहीं देखा। दिखने में तो ये सोने का अंडा लग रहा है। हाँ, ये सोने का ही अंडा है। इसे लेकर अगर बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ, सही है, उन पैसों से हम आराम से जी सकेंगे। हाँ, सबसे पहले हम इस सोने के अंडे को ध्यान से उठा के ले जाते हैं। ठीक है लोकेश। ऐसे कहने पर लोकेश उस अंडे को उठाने की कोशिश करता है। बाप रे, ये दिखने में ही नहीं बल्कि वजन में भी भारी है। इसे मैं अकेले नहीं उठा सकता। हम साथ में उठाएंगे। हम तीनों इस अंडे को उठा के तुम्हारे सिर पर रखेंगे, तब तुम इसे उठा पाओगे। और अगर रास्ते में तुम्हें ये भारी लगा तो हम मदद करेंगे। ऐसे फैसला करके तीनों दोस्त मिलके अंडे को उठा के लोकेश के सिर पर रखते हैं। बीच रास्ते में कमल भी उसे उठाता है और ऐसे सारे दोस्त एक के बाद एक उसे उठा के लेके जाते हैं। आज घर पहुंचने में बहुत देर लग गया, इसीलिए इस सोने के अंडे को अब हम में से किसी एक के घर में ही रखेंगे और कल सुबह इसे सोने की दुकान ले जाएंगे। हाँ, सही है, तुम्हारे कहे के प्रकार ही करेंगे। आज रात के लिए इसे मेरे घर में रखेंगे। ठीक है लोकेश। ऐसे फैसला करके सभी मिलके उस सोने के अंडे को लोकेश के घर के एक कोने में रख के कमल, प्रणीत और शरद अपने अपने घर चले जाते हैं। सरला, सरला। क्या हुआ जी? आप इतने जोर से क्यों बुला रहे हो? कल से हमको इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक बड़ा घर लेंगे। अरे क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आज? सरला के ऐसे पूछने पर लोकेश से जो भी हुआ बताता है और उस सोने के अंडे को दिखाता भी है। हाय भगवान, इतना बड़ा अंडा और वो भी सोने का! मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसे कहते हुए खुशी से उसी अंडे को देखते रहती है। इस अंडे को बेचने पर पैसे मिलेंगे और वो सारे पैसे मेरे ही पति को मिलेंगे। इसीलिए मुझे अपने पति को उनके दोस्तों को पैसे बांटने से रोकना ही होगा। इस सोच में पड़ जाती है। सुनिए, इस अंडे को सबसे पहले आपने ही देखा ना? हाँ, मैंने ही देखा। क्यों? तो फिर इस अंडे को बेचकर जो पैसे मिलेंगे आप ही को लेना होगा। लेकिन आप तो अपने दोस्तों से बांटने को तैयार है। एक बार सोचिए तो सही, बांटने से हमें कम पैसे मिलेंगे। और लोकेश उसकी पत्नी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। हाँ, तुम सही कह रही हो सरला। इस सोने के अंडे को सबसे पहले मैंने ही देखा, तो इसके पैसे भी मुझे ही मिलने चाहिए। कल सुबह उठ के मैं अपने दोस्तों से ये बात कहूंगा। ऐसे कह के सोने जाता है। अगली सुबह
तीनों दोस्त मिलकर लोकेश के घर जाते हैं। आओ आओ सभी, इसे बेचने के लिए तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। ठीक है तो चलो फिर। जब चारों मिलकर उस अंडे को उठाने की कोशिश करते हैं, अचानक उस अंडे का ऊपर वाला भाग फोड़ के एक भूत उससे बाहर निकलता है। ये देख सभी दंग रह जाते हैं। बाप रे, भूत भूत ऐसे जोर से चिल्लाते हैं और देखते देखते ही वो भूत वहां से उड़ते हुए चली जाती है। वो भूत उड़ते हुए कहाँ गया? अब वो भूत गया तो गया, उसके बारे में सोच के क्या फायदा अब। हाँ यार, अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे हम। ये फैसला करके वहां से सभी चले जाते हैं। उसी रात को जब सभी सो रहे थे, कुछ अजीब आवाजें और दुख भरी चीखें सुनाई देने पर डर के मारे सभी जाग उठते हैं और बाहर आके देखने लगते हैं कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। एक आदमी ऐसे ढूंढते हुए उस भूत के पास जाता है और उस भयानक भूत को देखते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और ये सब लोकेश देखता है। वो बात वो उसके दोस्तों से कहता है और उनको वो भूत दिखाता है। अब हम इस बात को किसी से नहीं कहेंगे, ये हमारे ही बीच रहना चाहिए। अगर किसी को ये बात पता चला तो बहुत खतरा होगा। हाँ हाँ सही है। ऐसे वो चारों दोस्त फैसला करके वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद आवाजों की दिशा ना समझ आने पर सारे गांव वाले भी अंदर चले जाते हैं। उस रात से हर रात को सबके सो जाने के बाद वही अजीब और रोते हुए आवाजें आती थी और डर से लोग बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं और ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। अरे गांव वाले सारे जिन आवाजों को सुनकर डर रहे हैं वो एक भूत के कारण है कि सिर्फ हम चारों को पता है, लेकिन किसी को कोई ना हानि होने से पहले ही इसका कोई हल ढूंढना चाहिए। हाँ यार सही कह रहे हो तुम। और ऐसे वो चारों सोच में पड़ जाते हैं। हाँ, हमारे पड़ोस के गांव में तांत्रिक शक्ति से हर मुसीबत का हल ढूंढने वाले एक साधु है ना। हम अगर उनके पास जाकर ये सब समझाएंगे तो शायद इस मुसीबत का भी कोई हल ढूंढ पाएंगे। और ऐसे उनके दोस्त के कहे के प्रकार ही वो सब मिलके उस साधु के पास जाकर उन्हें सब कुछ समझाते हैं। वो साधु भी उनकी बात सुनकर उनकी तांत्रिक शक्ति से मंत्र पढ़ के उस भूत को उनके पास बुलाते हैं और वो भूत उनके सामने प्रकट होती है। तुम तो एक राजकुमार हो ना, ऐसे भूत क्यों बने? हाँ, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा जंगल में जानवरों का शिकार करना एक साधु को पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने मुझे ऐसे एक भयानक भूत के रूप में बदलकर एक बड़े सोने के अंडे में कैद कर दिया। तुम भूत नहीं हो ना, तो फिर क्यों हमें ये बात बताए बिना चुपचाप बस उड़ गए वहां से? मुझे देख तुम सब चिल्लाने लगे, इसीलिए मैं वहां से उड़ गया। तब से मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं और किसको मेरी दुख भरी दास्तां कहूं और किसको मेरी ये दुख भरी दास्तां सुनाऊं, इसलिए मैं रोता रहा। ये सुनने के बाद वो साधु उनके तांत्रिक शक्ति से राजकुमार को श्राप से मुक्त करते हैं और वो भूत वापस राजकुमार बन जाता है। उस साधु के कारण राजकुमार को उसका पुराना रूप मिलने पर वो बहुत खुश होता है और उस साधु का शुक्रिया अदा करके खुशी से वहां से चले जाता है। वो चारों दोस्त भी इसी बात का साधु से शुक्रिया अदा करके वहां से चले जाते हैं। मुझे माफ करो दोस्तों, तुम लोगों ने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं अब खुश हूँ। और भूत के भी चले जाने पर सभी आराम से जीते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में विघ्नेश और सुमित्रा नामक पति पत्नी रहते थे। उनके वरुण नामक एक सुंदर सा बेटा था। वो उनके घर के पास मुर्गियों को पालते थे और उन मुर्गी के अंडों को बेचकर पैसे कमाते थे। विघ्नेश पड़ोसी गांव में अंडों को बेच कर आता था और उस रास्ते में एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पे एक भूत रहती थी और विघ्नेश को उस रास्ते से गुजरते हुए वो भूत देखती है। आहा,
कोई मेरा मनपसंद अंडे लेकर जा रहा है। मुझे जल्दी उन्हें खाना होगा, इससे पहले कि वो आदमी निकल जाए। ऐसे सोचकर पेड़ पे से ही विघ्नेश के अंडों में से कुछ उठा के खा लेती है। कुछ देर बाद विघ्नेश को एक औरत उससे अंडे खरीदने रोकती है और जब वो अंडे देखता है तो सोचता है, अरे ये क्या, जब मैं उस गांव में था तो अंडे बहुत थे, अब तो अंडे कम लग रहे हैं। बीच रास्ते में ऐसा क्या हुआ होगा कि अंडे कम हो गए। ऐसे सोचते ही उस रात को अंडे बेच के वापस उसके घर की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे हर दिन वो उसी रास्ते से जाता था जिस रास्ते में भूत रहती थी और उसके अंडे गायब होते रहते थे। एक दिन हर रोज की तरह पेड़ पे बैठी भूत विघ्नेश को उस रास्ते से गुजरते हुए देखती है और सोचती है, ये आदमी हर रोज इसी रास्ते से गुजरता है। अगर मैं इसका पीछा करते हुए इसके घर चले जाऊं तो मुझे जब चाहे तब खाने के लिए अंडे मिलेंगे और ऐसे हर रोज इस आदमी का इस रास्ते से गुजरने के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ। ऐसे फैसला करके उस आदमी का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाती है। अब मुझे ऐसी जगह छिपना होगा जहाँ किसी को शक नहीं आएगा। ऐसे पूरा घर छान मारती है। इतने में उसे सोते हुए वरुण दिखाई देता है। हाँ, मैं इस बालक में घुस जाती हूँ, तब किसी को मेरे पे शक नहीं आएगा। ये सोचकर वो वरुण में घुस जाती है। सुबह उठते ही विघ्नेश हमेशा की तरह अंडे बेचने घर से निकलता है। लगता है वो आदमी चला गया। सबसे पहले मुझे बाहर जाकर देखना होगा। और ऐसे बाहर जाकर सब कुछ देखने लगता है कि इतने में वरुण की माँ उसे बुलाती है। वरुण, मुर्गियों के पास मौजूद अंडों को अंदर लगा दो बेटा। जी माँ। वरुण मुर्गियों के पास जाता है। वहाँ बहुत सारे अंडों को देख वो तुरंत भूत में बदल जाता है। अब मैं जितना चाहे उतने अंडे खा सकती हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। और खुशी से उन अंडों को खाने लगती है। हाँ, बहुत देर हो गया है। अगर वरुण की माँ उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई तो मैं पकड़ी जाऊंगी। जल्दी से मुझे इन अंडों को अंदर लगाना होगा। और तुरंत वो वरुण के रूप में बदलकर अंडों को लेकर घर के अंदर जाती है। माँ, इन अंडों को कहाँ रखूं? उस अलमारी में ध्यान से रखो बेटा। ठीक है माँ, ये कहकर अंडों को अलमारी में लगाता है। मुझे बहुत ध्यान से, किसी को पता चले बिना अंडों को खाना होगा। मुझे चौकन्ना रहना होगा। ये फैसला करके तब से वो भूत खुशी से अंडे खाते हुए उसी घर में रहती है। सुमित्रा, सुमित्रा, कुछ दिनों से देख रहा हूँ अंडों की संख्या कम क्यों हो रही है? मुझे लगता है कोई अंडों को चोरी कर रहा है। क्या तुमने किसी को अलमारी से अंडों को लेते हुए देखा? नहीं जी, मैंने किसी को अलमारी से अंडे लेते हुए नहीं देखा। सुमित्रा के ऐसे कहने पर विघ्नेश चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मैं तो घर पे ही रह रही हूँ, तो अलमारी से अंडे कौन चोरी कर रहा है? आज मुझे अलमारी पे एक नजर रखना होगा। ये सोचकर वो खाना बनाने अंदर जाती है। वरुण उसकी माँ को रसोई घर में देख तुरंत भूत का रूप लेता है और मुझे बहुत भूख लग रहा है। वो औरत वैसे भी खाना बना रही है, यही अच्छा समय है अंडे खाने के लिए। ये सोचकर अंडे खाने लगती है। सुमित्रा को कोई आवाज सुनाई देने पर सोचती है, कोई आवाज आ रहा है, जाके देखती हूँ, यही बेहतर होगा। और ऐसे जब वो बाहर आके देखने लगती है, अलमारी के पास एक भूत को अंडे खाते हुए देख चौंक जाती है और देखते ही उस भूत को वरुण के रूप में बदलते देख दंग रह जाती है। हाय भगवान, मेरे बेटे में भूत घुसा है।
वो भूत ही अंडों को खा रही है। अब इस भयानक भूत से अपने बेटे को मैं कैसे बचाऊं? सबसे पहले मुझे ये बात मेरे पति को बोलना होगा। विघ्नेश शाम को अंडे बेचकर घर लौटता है। उसके पति को सच बताने जाती है, पर सोते हुए वरुण को देखती है और अगर मेरे पति से बोलते समय मेरे बेटे में मौजूद भूत ने सुन लिया तो मेरे बेटे को वो बहुत हानिकारक है। कल जब वरुण घर पे नहीं होगा तब बोलूंगी मैं अपने पति को। अगले दिन वरुण के घर पे ना होना देख सुमित्रा अपने पति को सब सच बताती है। क्या हमारे बच्चे में भूत घुस गया? क्या ये सच है? अगर आपको मेरे बातों पे यकीन नहीं है तो आप खुद ही देख लीजिए। तभी उनके बेटे को घर के अंदर आते हुए देख सुमित्रा विघ्नेश को बाहर लेके आती है। सुमित्रा, मुझे बाहर क्यों लेके आई हो? आप बस चुपचाप देखिए, आपको समझ आएगा क्यों। वरुण घर में कोई ना रहने का मौका देख अचानक भूत के रूप में बदल जाता है। अंडे खाने लगती है। ये सब खिड़की से देख विघ्नेश चौंक जाता है। अब इस भूत से हम अपनी बेटी को कैसे बचाएं? कुछ भी करके हमें उसे बचाना ही होगा जी। ऐसे दोनों पति पत्नी उस भूत से अपने बेटे को बचाने के तरकीब सोचते हैं। हाँ, हमारे गांव में भूतों को भगाने वाले बाबा है ना, उनके पास जाकर ये सब समझा के उन्हें यहाँ लेके आऊंगा। हाँ, यही सही है। और तुरंत विघ्नेश उस बाबा के पास जाके उन्हें सब समझा के उनको उसके घर लेके आते हैं और वो बाबा उनके तांत्रिक शक्ति से उस भूत को कैद कर देते हैं। भूत के अपने बेटे के शरीर से निकल जाने पर पति पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं और तब से अंडों का व्यापार करते हुए अपने बेटे के साथ खुशी से जीते हैं।